अल्लाह से दानिश के बाद जितने लेक्चर्स हैं उसको कितने चाहिए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज डॉक्टर फरजाद फ्रॉम कैरियर कोचिंग सेंटर। अगर बेटा आप लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हो तो जरा रिस्पांस दे दो। चलें, तो आज जो है हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जॉइंट का टॉपिक पढ़ाया था, उसमें हमने आपको जॉइंट पढ़ाया, स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट्स पढ़ाया। इसके अलावा जो है हमने टाइप्स ऑफ जॉइंट डिस्कस की थी और वो टॉपिक हमने एंड कर लिया था। और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। अब बेटा ये जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है ये वो टिश्यूज हैं जो हमारा एंडोस्केलेटन बना रहे होते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि ह्यूमन एंडोस्केलेटन जो है ये कंप्राइज करता है लिविंग टिश्यू में, एंड दिस लिविंग टिश्यूज आर कार्टिलेज एंड बोन। So this bone and cartilage are the specialized connective tissue.
अब स्पेशलाइज को हम हटा देते हैं, मैं आपसे जो है सिंपल वर्ड्स में पूछता हूँ, व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू? तो आप बेटा कैसे डिफाइन करोगे कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? हाँ भाई बताओ भाई, व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कैसे आप लोग डिफाइन करेंगे? चलो भाई जबरदस्त, क्या जबरदस्त हिजाब ने डिफाइन किया है कि इट इज अ टाइप ऑफ टिश्यू। चलो और आगे, इट इज अ टाइप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू, ये हो जाएगा है? वो टिश्यू जो चीजों को कनेक्ट करे, चलो ठीक है, जो बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, द टिश्यूज दैट कनेक्ट टू और मोर बोन्स, ठीक है। बोन्स कहाँ से आ गई? वो लिगामेंट की होता है, जो आप डिफाइन कर रही हैं वो लिगामेंट है। The tissue that connect and bind other tissues and organs, चलो that perfect। बेटा जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, पहली बात तो ये है कि ये एनिमल टिश्यूज हैं, ठीक है। अगर हम कनेक्टिव टिश्यू को डिफाइन करना चाहें तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है? कनेक्टिव टिश्यू आर द एनिमल टिश्यू दैट जॉइन और कनेक्ट डिफरेंट टिश्यूज। ये वो टिश्यूज हैं, ये वो कह लो के पार्ट्स हैं जो कि दूसरे टिश्यूज को और ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करके रखते हैं। अब देखें हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जैसे कि ब्लड है, जैसे कि बोन है, जैसे कि कार्टिलेज है। अब देखें कनेक्टिव टिश्यू कोई सा भी हो, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू कोई सा भी हो, लेकिन अगर हम इनका बेसिक स्ट्रक्चर देखें ना, वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सेम होता है। अगर आपको याद हो 9th क्लास के अंदर आपको बायोलॉजी पढ़ाई गई थी, अगर याद हो, और उसमें आपने कुछ टेढ़ी मेढ़ी शक्लें बनाई थी, याद है? कुछ टिश्यूज की, एनिमल टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज, इस टाइप की जो है आपने कुछ पिक्चर्स बनाई थी। मैं एक पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये रियल पिक्चर है जिसकी स्टेनिंग की गई है। ये पिक्चर आपकी बुक में बनी हुई थी 9th क्लास के। अगर आप पहचान सके इसको, पहचाना है भाई? कितने लोगों ने पहचाना इस पिक्चर को? बता सकते हैं? चले तो कौन बता रहे हैं कि इस डायग्राम में आपको क्या नजर आ रहा है? कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है? फटाफट बताएं भाई, कौन इसको एक्सप्लेन कर सकता है? तो भाई अगर हम इस डायग्राम को देखें ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई शायद
भूत बंगले के अंदर हम लोग दाखिल हुए हैं और पुराने जाले मकड़ी ये सारी चीजें जो है वो नजर आ रही हैं। लेकिन अगर हम इसको एज अ बायोलॉजिस्ट की नजर से देखें तो सबसे पहले तो बेटा इसके अंदर आपको सेल नजर आ रहे हैं। ठीक है, क्या नजर आ रहे हैं इसमें आपको? सेल नजर आ रहे हैं, क्योंकि भाई टिश्यू है, ये तो हम पढ़ के ही आए कि टिश्यू किससे मिलके बनता है? सेल से मिलके बनता है। तो जाहिर बात है भाई ये टिश्यू है तो इसमें क्या होंगे? इसमें सेल तो होंगे ही होंगे। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या दिख रहा है? हमें यहाँ पे सबसे पहले सेल दिख रहा है। अब हम इसको लेबल करते चले जाते हैं कहाँ कहाँ। एक सेल ये है, दूसरा ये है, ठीक है, तीसरा जो है वो आपको यहाँ नजर आ रहा है, चौथा जो है वो आपको यहाँ नजर आ रहा है। इसी तरह जो है दिस वन इज another cell. These are the cells जिसको मैं अभी नंबरिंग कर रहा हूँ। ये सारी क्या है? सेल्स है। इन सेल्स के अलावा हम अगर देखें तो इसके अंदर इसके अलावा जो कुछ भी है, इन सेल के अलावा उस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं? उस पार्ट को हम नाम देते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। तो दिस इज द ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, तो सेल हो गए, सेल के अलावा कुछ भी है तो इसको आप ग्राउंड सब्सटेंस का नाम दे रहे हैं। समझ में आई बात? तो दिस वन इज द सेलुलर पार्ट जिसमें नंबरिंग हुई हुई है, तो these are the cells and this are the ground substance। अब अगर मैं ग्राउंड सब्सटेंस की बात करूं तो बेटा इसके अंदर जो है मुझे क्या नजर आ रहे हैं? इसके अंदर जो है मुझे नजर आ रहे हैं फाइबर्स। तो बेटा ये क्या है? these are the fibers। और यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हमें क्या नजर आ रहा है? यहाँ हमें नजर आ रहा है, अगर हम गौर से देखें तो एक फ्लूइड, एंड दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। तो अगर मैं एक नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं तो उस नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू के कितने पार्ट्स होते हैं? तो बताया गया कि भाई उस कनेक्टिव टिश्यू के होते हैं दो पार्ट्स। ठीक है, अगर हम जो है नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं तो उस नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू के होते हैं दो पार्ट्स। ठीक है, अब उस नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू के कौन कौन से दो पार्ट्स होते हैं? तो कह रहे हैं कि भाई अगर आप उस नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं तो उस नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू के होते हैं दो पार्ट। नंबर वन इज सेलुलर पार्ट एंड नंबर टू इज ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो है कनेक्टिव टिश्यू है तो दिस वन इज द कनेक्टिव टिश्यू, और उस कनेक्टिव टिश्यू के दो कंपोनेंट है, सेल्स और ग्राउंड सब्सटेंस। और अगर हम उस ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर देखें तो उस ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर मजीद दो चीजें होती हैं। नंबर वन इज फाइबर्स एंड एक फ्लूइड है, उस फ्लूइड को आप क्या नाम दे रहे हैं? मैट्रिक्स का नाम दे रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये क्या कहलाएगा? ये मैट्रिक्स कहलाएगा। ये बात आपको क्लियर हो रही है कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर किस तरह से डिवीजन है। अगर मैं कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहा हूं तो बेटा उसमें दो चीजें हैं। सबसे पहला क्या है? सेल है, और दूसरा पार्ट क्या है? ग्राउंड सब्सटेंस है। ग्राउंड सब्सटेंस की अगर मैं बात करता हूं तो ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर मजीद दो चीजें आती हैं, एक फाइबर्स है और दूसरा क्या है? मैट्रिक्स है। आ रही बात समझ में? अगर यहां तक आप लोग को बात क्लियर है तो बेटा जरा रिस्पॉन्स दे दें मुझे। चलें, अब एक काम ये करें कि जो आपने स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू की हेडिंग डाली हुई है ना, उसके नीचे ये डायग्राम ड्रॉ कर लें। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप बहुत फेयर और स्केच आर्टिस्ट बन के ये डायग्राम ड्रॉ करें। एक ऐसी इसका इंप्रेशन कॉपी कर लें कि देख के लगे कि हाँ भाई ये इस तरह से डिवीजन हो रही है। ठीक है बेटा, तो फटाफट इसको कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद मुझे रिस्पॉन्स दे दो ताकि फिर मैं आगे की तरफ प्रोसीड करूँ।
चले बेटा, सबने कर लिया? अब देखें बेटा, तो अब मैं आपके सामने जो है क्वेश्चन रखने जा रहा हूँ कनेक्टिव टिश्यू का ना। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये सारी चीजें तो होंगी जो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बोन्स एंड कार्टिलेज की, ठीक है, तो बोन्स एंड कार्टिलेज में असल में फर्क है क्या? इसका फर्क देखने के लिए आप लोग अपनी नोज देख लें। अगर आप नोज का अपर पोर्शन देखें तो ये बोन है, नेजल बोन है, ये देखें आप कितनी हार्ड है। और नीचे आए तो जो लोअर पोर्शन है ये इसका कार्टिलेज, आप ये देखेंगे दोनों क्या है, काफी सॉफ्ट है। तो ये इतना हार्ड है और ये इतना सॉफ्ट है, तो इसके पीछे क्या रीजन है कि बोन जो है वो काफी हार्ड है और कार्टिलेज जो है ये काफी सॉफ्ट है। आप अपनी नोज देख सकते हैं, अपर पोर्शन जो है वो बोन है और जो लोअर पोर्शन है वो क्या है, वो आपका कार्टिलेज है। तो दोनों में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज? बेटा देखें, अगर हम बात करते हैं ना, ये सेल बोन में भी होंगे, कार्टिलेज में भी होंगे। ग्राउंड सब्सटेंस जो है ये बोन में भी होगा, कार्टिलेज में भी होगा। फाइबर्स बोन में भी होंगे, कार्टिलेज में भी होंगे। अब ये जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में एक मिनरल होता है और उस मिनरल को हम नाम देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का या कैल्शियम फॉस्फेट का। अब जितना ज्यादा कैल्शियम फॉस्फेट होगा उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है। जितना ज्यादा कैल्शियम फॉस्फेट होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्ट्रेंथ आएगी। अब बोन जो है वो हार्ड है, तो बोन हार्ड क्यों है? क्योंकि वहां कैल्शियम फॉस्फेट बहुत ज्यादा है। कार्टिलेज जो है वो सॉफ्ट है, तो कार्टिलेज सॉफ्ट क्यों है? क्योंकि वहां पे कैल्शियम फॉस्फेट काफी कम है। तो कार्टिलेज के सॉफ्ट होने की वजह क्या है कि वहां पे मिनरल्स क्या होते हैं, काफी कम होते हैं। अब इसी पर हम क्या करेंगे, इसी पे हम डिफाइन करेंगे कि भाई बोन क्या है। बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है जहां पे मैट्रिक्स में मिनरलाइजेशन बहुत ज्यादा होती है। कार्टिलेज को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जहां पे मैट्रिक्स में क्या होती है, मिनरलाइजेशन या तो लिटिल होगी या एब्सेंट होगी, जिसकी वजह से कार्टिलेज क्या है, सॉफ्ट है। तो बात समझ में आ रही है कि आप किस तरह से डिफाइन करेंगे बोन को और कार्टिलेज को। तो व्हाट इज कार्टिलेज? आप बोलेंगे द कनेक्टिव टिश्यू विथ लो मिनरलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज cartilage, and the connective tissue with high mineralization of the matrix is called as bone. आ रही है बात आप सबको समझ में? चलें, अब आप लोग ये कह रहे हैं कि कार्टिलेज की हेडिंग डाल लें। कार्टिलेज की हेडिंग डालें, उसमें लिखें लिखें the connective tissue with little or no mineralization, the connective tissue with little or no mineralization, with little or no mineralization of matrix, with little or no mineralization of matrix, with little or no mineralization of matrix, with little or no mineralization of matrix,
is called as cartilage, is called as cartilage. चलो अब जरा जो है हेडिंग डालें स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। अब देखें ये जो कार्टिलेज है, इस कार्टिलेज की अगर हम बात करते हैं तो कह रहे हैं कि इस कार्टिलेज के ऊपर आप देखें तो एक एपिथेलियल लाइनिंग होती है या कनेक्टिव टिश्यू की मेम्ब्रेन होती है, एंड दिस एपिथेलियल लाइनिंग और मेम्ब्रेन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड एज पेरिकॉन्ड्रियम। अब ये जो मैं ब्लैक कलर से इसकी लाइनिंग बना रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज में ये जो मैं ब्लैक कलर से लाइनिंग बना रहा हूँ, दिस लाइनिंग इज कॉल्ड एज पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है बच्चा, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? दिस वन इज कॉल्ड एज पेरिकॉन्ड्रियम। पेरी मतलब होता है अराउंड, किसके अराउंड? कार्टिलेज के अराउंड। तो इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? कार्टिलेज को हम कॉन्ड्रियम कह रहे हैं, तो कॉन्ड्रियम मीन्स कार्टिलेज, तो ये हो गई पेरिकॉन्ड्रियम। तो दिस वन इज पेरिकॉन्ड्रियम। इस तरह से तो यहाँ एक मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन को हम क्या नाम दे रहे हैं? इस मेम्ब्रेन को हम नाम दे रहे हैं पेरिकॉन्ड्रियम का। तो दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज पेरिकॉन्ड्रियम। चलो अब इसके बाद बेटा देखें कि यहाँ पे जो है सेल्स मौजूद होंगे। अब अगर हम सेल्स की बात कर रहे हैं तो सेल्स के अंदर अगर देखा जाए तो कुछ आपको छोटे सेल नजर आ रहे होंगे, जैसे ये क्या है? ये आपके पास स्मॉल इमैच्योर कार्टिलेज सेल्स हैं, और कुछ आपको जो है यहाँ पे मैच्योर कार्टिलेज सेल नजर आ रहे होंगे। जो मैच्योर कार्टिलेज सेल हैं इनको हम कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रोसाइट्स। तो ये क्या कहलाएंगे? कॉन्ड्रोसाइट्स। और जो इनके कार्टिलेज बनाने वाले सेल हैं, इमैच्योर सेल हैं, इनको हम कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। तो दे वुड बी कॉल्ड एज कॉन्ड्रोब्लास्ट। अब तक के हमने क्या कहा है कि भाई ये कार्टिलेज है, इसके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की मेम्ब्रेन होगी और उस कनेक्टिव टिश्यू की मेम्ब्रेन को हमने पेरिकॉन्ड्रियम कहा। फिर आपको बताया कि भाई यहाँ पे जो है क्या मौजूद होते हैं? यहाँ पे मौजूद होते हैं सेल्स। जो मैच्योर सेल होते हैं उनको कॉन्ड्रोसाइट्स का नाम दे रहे हैं, और जो इमैच्योर सेल्स होते हैं उसको हम कॉन्ड्रोब्लास्ट का नाम देते हैं। दूसरा पार्ट था ग्राउंड सब्सटेंस। अब बेटा ग्राउंड सब्सटेंस में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहे हैं? यहाँ पे आपको फाइबर्स नजर आ रहे हैं। क्या मौजूद है यहाँ पे? यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको प्रोटीन फाइबर्स नजर आ रहे हैं। तो दिस आर देयर इज द फाइबर्स दैट आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ आपको प्रोटीन फाइबर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है भाई, तो दीज आर द प्रोटीन फाइबर्स। और ये क्या है आपका? अगर देखा जाए तो दिस वन इज द मैट्रिक्स। ये आपका मैट्रिक्स है, और अगर इस मैट्रिक्स के अंदर हम बात करते हैं तो इस मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, इस मैट्रिक्स के अंदर मिनरल्स ना होने के बराबर है। और कह रहे हैं कि जो कार्टिलेज होता है ना, इसकी कोई बोन, कोई नर्व या ब्लड सप्लाई नहीं होती। अब जब ब्लड सप्लाई नहीं होती या नर्व सप्लाई नहीं होती तो ये अपने न्यूट्रिशन कैसे हासिल करेंगे? अपनी ऑक्सीजन कैसे हासिल करेंगे? तो कह रहे हैं कि भाई ये पेरिकॉन्ड्रियम से न्यूट्रिशन लेते हैं। न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगे? ये पेरिकॉन्ड्रियम से ले रहे होते हैं। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक अगर कोई ऐसी बात जो आपको ना समझ में आ रही हो तो बेटा आप पूछ सकते हो। क्लियर है?
अगर क्लियर है तो फिर बेटा मैं आपको लिखवाना शुरू करता हूँ। चले अब इसको लिखना शुरू करें, पॉइंट्स में लिखिएगा स्ट्रक्चर को। बेटा ये न्यूट्रिशन जो है ना, ये पेरिकॉन्ड्रियम, इसको अभी मैंने दिखाया ना आपको, ये ब्लैक कलर की जो आउटलाइन डाली है, दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन दैट सराउंडिंग द कार्टिलेज एंड इट इज कॉल्ड एज पेरिकॉन्ड्रियम एंड दिस पेरिकॉन्ड्रियम हैज इट्स ओन ब्लड सप्लाई। इस पेरिकॉन्ड्रियम की अपनी ब्लड सप्लाई होती है और ये यहाँ से अपनी न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन वगैरह लेगा और अपने वेस्ट प्रोडक्ट भी इन्हीं में डाल देगा। मैच्योर वालों को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं और इमैच्योर वालों को कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं। चलें बेटा पॉइंट्स में लिखना शुरू करें। कार्टिलेज इज सराउंडेड बाय एपिथेलियल लाइनिंग, कार्टिलेज इज सराउंडेड बाय एपिथेलियल लाइनिंग कॉल्ड एज पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, आपको ये कॉन्ड्रियम की कंप्लीट स्पेलिंग नजर नहीं आ रही होगी, आई तक नजर आ रही है ना, आगे यू और एम भी लगाना है तो ये कॉन्ड्रियम हो जाएगा, पेरिकॉन्ड्रियम। नेक्स्ट पॉइंट, cartilage contain two types of cell, that is cartilage contain two types of cell, that is chondroblast and chondrocytes. Cartilage contain two types of cell, that is chondroblast and chondrocytes. Next point, ground substance contain protein fibers. Ground substance contain protein fibers. Ground substance contain protein fibers with little or no mineralization of matrix. With little or no mineralization of matrix. With little or no mineralization of matrix. चलो अब नीचे सब हेडिंग डालें आप लोग, टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस। ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस की हेडिंग डाल लें। और बेटा वही पुराना रूल हमारा कि जब भी आप जो है कोई टाइप बताएंगे हमेशा किसी न किसी बेस पे बताएंगे। तो हम जो बेस यूज कर रहे हैं वो फाइबर्स की बेस यूज कर रहे हैं कि कौन कौन से यहाँ पे फाइबर्स मौजूद हैं और उन फाइबर्स की बेसिस पे हम किस तरह से कार्टिलेज को क्लासिफाई कर सकते हैं। ये देखें, एक ऐसा कार्टिलेज है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नजर आता है, उसमें किसी किस्म का कोई फाइबर मौजूद नहीं होता, उसको आप क्या नाम दे रहे हैं? हाइलीन कार्टिलेज का नाम दे रहे हैं। और एक ऐसा कार्टिलेज जिसमें इलास्टिक फाइबर्स मैट्रिक्स में ज्यादा होते हैं, एक प्रोटीन होती है इलास्टिन, अगर उसके फाइबर ज्यादा होंगे तो वो कहलाएगा इलास्टिक कार्टिलेज।
और अगर उसके अंदर कोलेजन प्रोटीन के फाइबर ज्यादा होंगे तो वो कहलाएगा फाइब्रो कार्टिलेज। अब इसकी एग्जाम्पल देनी है कि जो कोस्टल कार्टिलेज है या जो जॉइंट कार्टिलेज है, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ हाइलीन कार्टिलेज। और जो हमारा एयर का पिन्ना है, हमारा एपिग्लॉटिस है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। और जो फाइब्रो कार्टिलेज की एग्जाम्पल है वो क्या है, वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। चलो तो बेटा आप लोग इसको जो है कॉपी कर लें, जो आपने हेडिंग डाली है ना टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, तो उसमें ये स्लाइड आप लोग कॉपी कर लें और फिर कॉपी करने के बाद मुझे रिस्पॉन्स दे दीजिएगा।
चले बेटा, तो फिर हमने ये टाइप्स ऑफ कार्टिलेज जो है वो कवर कर लिए हैं। ये आप देख सकते हैं कि दिस वन इज दी जॉइंट कार्टिलेज या हाइलिन कार्टिलेज की टाइप्स हैं। इसी तरह जो है अगर हम बात कर रहे हैं, दिस वन इज दी कोस्टल कार्टिलेज एंड दिस कोस्टल कार्टिलेजेस आर द एग्जांपल ऑफ हाइलिन कार्टिलेज. And the next one is the pinna of the ear, and this pinna of the ear is classical example of elastic cartilage. And this one is epiglottis. And what is epiglottis? न्यूट्रिशन पढ़ चुके हो ना तुम लोग, बताओ एपिग्लॉटिस क्या होता है? गैशियस चेंज भी पढ़ लिया। तो अगर एपिग्लॉटिस की हम बात कर रहे हैं तो इट इज द फ्लैप ऑफ कार्टिलेज दैट कवर्ड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ड्यूरिंग डिग्लुटेशन या स्वालोइंग। जब भी आप कोई चीज स्वालो कर रहे हो तो कहीं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना चले जाए, उसको बचाने के लिए ये क्या करता है, ये कवर कर लेता है ताकि जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपका फूड ना जाए। ये जो इंटरवर्टिबल डिस्क के दरमियान वर्टिब्रीज के दरमियान जो इंटरवर्टिबल डिस्क मौजूद है, दिस इंटरवर्टिबल डिस्क इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज। चलें भाई, अब जरा जो है हम बोन्स की बात कर लेते हैं। कह रहे हैं कि इट इज द कनेक्टिव टिश्यू हैविंग हाई मिनरलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स विद कैल्शियम फॉस्फेट। ये वो कनेक्टिव टिश्यू है जहाँ पे मिनरलाइजेशन बहुत ज्यादा होती है, इसकी वजह से इनकी स्ट्रेंथ क्या है, काफी ज्यादा होती है। उनकी एपिथेलियल लाइनिंग जो है पेरिकॉन्ड्रियम कहला रही थी, ये पेरिओस्टियम कहलाती है। और यहाँ पे बोन की अपनी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई होती है। चले तो हेडिंग डाल ले भाई बोन्स की, और ये स्लाइड कॉपी करें फटाफट। अभी जो है आप लोग इसको कॉपी करने के बाद हेडिंग डाल लें स्ट्रक्चर ऑफ बोन का। तो स्ट्रक्चर ऑफ बोन का टॉपिक जो है वो थोड़ा लेंथी है, तो उसको इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करवाऊंगा। आज के लेक्चर के हवाले से अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई ऐसी बात जो आपको ना समझ में आई हो या प्रॉब्लम कर रही हो तो आप बेटा पूछ सकते हो। क्लियर है? लगता है तलहा कुछ ज्यादा जल्दी है भागने की, है? चले तो इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।